गरीब को, आम आदमी को प्रोटेक्ट करना है और जो अशराफिया है उसको इसार और कुर्बानी का मुजाहरा करना है। वफाक हो या सूबे हों, ऐसे मंसूबे जिनको हम रोक सकते हैं उनको रोकें और वो फंड्स बचत करके हम आम आदमी, गरीब आदमी को हम पहले प्रोटेक्ट कर लें। Made clear from the beginning of Operation Epic Fury that we will continue until our objectives are fully achieved. I can say tonight that we are on track to complete all of America's military objectives shortly. We're going to hit them extremely hard over the next 2 to 3 weeks. We're going to bring them back to the Stone Ages. हम एक सुलह सफाई कराने की कोशिश कर रहे हैं। जो शख्स सुलह करा रहा होता है या कोई किरदार अदा कर रहा होता है, उसकी पोजीशन जो है वो ज़्यादा नाजुक होती है और उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं है। very warm welcome to Newsline. मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूअर्स, इजराइल और ईरान के दरमियान जारी जंग के बायस दुनिया शदीद तवानाई बहरान का शिकार हो चुकी है। आलमी सतह पर जो ईंधन की किल्लत है और कीमतें हैं उनमें गैर मामूली इजाफा देखा जा रहा है, जिसके असरात हर मुल्क की मईशत पर पड़ रहे हैं। साथ ही साथ इधर पाकिस्तान में भी इस सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इकदाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने तवानाई बहरान से निपटने के लिए सूबों के साथ जामे मुशावरत का जो है वो आगाज़ कर दिया है, ताकि एक मौसर हिकमत अमली के तहत जो है वो चीज़ें तय की जा सकें। हुकूमत पाकिस्तान ने मुल्क भर में जामे किफ़ायत शारी इकदामात का नफाज भी शुरू कर दिया है, जिनका मकसद अखराजात में कमी और वसाइल के बेहतर इस्तेमाल को यकीनी बनाना है। आदाद शुमार के मुताबिक 1 मार्च से अब तक वफाकी हुकूमत अवाम को 129 अरब रुपए की सब्सिडी फराहम कर चुकी है, ताकि महंगाई के बोझ को किसी हद तक कम किया जा सके। दूसरी जानिब हुकूमत ने माली दबाव को कम करने के लिए तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कटौतियां भी जो हैं उनका ऐलान कर दिया है, जो कि एक बड़ा माशी फैसला करार दिया जा रहा है। हुकूमत ने अवाम से अपील भी की है कि वो किफ़ायत शारी मुहिम पर अमल करें, तवानाई के इस्तेमाल में जो एहतियात है उसे बरतें और कौमी मफाद में हुकूमत का साथ दें। फिर सवाल ये है कि क्या ये इकदामात तवानाई बहरान पर काबू पाने के लिए काफ़ी होंगे, और साथ ही साथ ये भी कि मुल्क को इस मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मज़ीद क्या फ़ैसले किए जा सकते हैं। इन सब इशूज़ पर जो है वो बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब। अली परवेज़ मलिक साहब से जो अवाम और उनके नाक़दीन हैं उनके जो सख्त सवालात हैं वो आज करेंगे और देखेंगे, उनसे जवाबात लेंगे। So, Ali Parvez Malik Sahab, thank you very much for joining us. As we were saying before we began this program, today you're in the eye of the storm. एक तो आपकी आज जो हॉट कमोडिटी टुडे, आज हर चैनल पे मुझे लगता है आप ही होंगे, बिकॉज एक मुश्किल फैसले जो हैं वो हुकूमत ने किए हैं इस वक्त, और आपको उनके लिए जवाब देने हैं, नाक़दीन को भी जवाब देने हैं, तवाम को भी जवाब देने हैं। सो लेट मी बिगिन बाय आस्किंग, रीजनल अगर देखा जाए, रीजन में देखें तो हमारी जो फ्यूल प्राइसेस हैं वो सबसे ज़्यादा हैं। तो ये क्या वजह है कि हमारी प्राइसेस जो हैं वो सबसे ज़्यादा हैं? हमारी प्राइसेस यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान और बांग्लादेश से भी ज़्यादा है। इंडिया तो उधर तो इम्पैक्ट उस तरह नहीं आया फ्यूल का, गैस की लाइंस हैं, लेकिन इस तरह प्राइस इंक्रीज़ वहाँ पे भी नहीं नज़र आ रहा। देखें डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में मौका दिया। मैं गुजारिश ये करूँगा कि यकीनन ये गैर मामूली हालात हैं और यकीनन अवाम तकलीफ़ के अंदर है, क्योंकि एक बेपनाह बढ़ावा ईंधन की कीमत के अंदर हुकूमत को मजबूरन करना पड़ा। पर मैं आपसे चंद मिनट लेते हुए उसकी बैकग्राउंड भी आपके पेश कर देता हूँ कि देखें, ये जो ख़ित्ते की सूरत हाल है जो ईरान से शुरू हुई और जिसने आज पूरे के पूरे हुर्मुज़ और उसके इर्द गिर्द जो सारे खलीजी ममालिक हैं उनको अपनी आग की लपेट में ले लिया है, उसकी वजह से जो कीमतें 28 फरवरी को पहली बमबारी हुई थी डॉक्टर साहिबा, जो 28 फरवरी को जो दुबई ख़ाम तेल की कीमत थी वो तकरीबन $70 पर बैरल थी, और चंद दिनों पहले तक ये $170 पर बैरल के ऊपर चली गई थी। और इसके साथ साथ डीज़ल जो इस वक्त मेरे ख़्याल से सबसे ज़्यादा जिसके अंदर ईंधन के अंदर बढ़ावा आया है वो डीज़ल है, उसकी कीमत तकरीबन $88 पर बैरल थी, और कल
285 बैरल के ऊपर क्लोज हुई है डॉलर के ऊपर, और उसके अंदर जो प्रीमियम चलता था वो भी तकरीबन $5-10 का होता था, अब 70-80 डॉलर के ऊपर चल रहा है, जिसका मतलब ये है कि मेरे ख्याल से कई गुना इस ईंधन के अंदर इजाफा आ गया हुआ था। तो मेरे ख्याल से जो मुल्क ईंधन इंपोर्ट करते हैं और अपनी तवानाई की ज़रूरत मीट करते हैं वो सब बेपनाह प्रेशर के अंदर हैं, और हुकूमत ने जो एक अपने लिए तरजीह तय की थी वो ये था कि जी आपने फरहमी के अंदर किसी किस्म का खलल नहीं आने देना। तो हमने गुजारिश इस तरह से की कि मुतबादिल हमने ईंधन के ज़राए भी तलाश किए सऊदी गवर्नमेंट के साथ। आप जानती हैं वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल साहब, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर साहब, उनकी मदद से हमने रेड सी से सप्लाईज़ लेने की कोशिश की, फुजेरा से ली, अमेरिका से हमारी सप्लाईज़ आ रही हैं, तो हमने वो फराहमी को कंटिन्यूड रखा। पर इसके बाद क्योंकि जब बढ़ावा आना शुरू वो इतना तेज़ था कि आपको फौरी तौर पे कीमतों के अंदर रद्दोबदल करना पड़ा, क्योंकि आप ये नहीं चाहते थे कि जो 2022 के अंदर जो किसी और हुकूमत ने किया था कि बग़ैर वसाइल का इंतज़ाम किए आप नोट निछावर करने शुरू कर दें, तो हुकूमत ने पहले हफ्ते के अंदर वो प्राइस ट्रांसमिशन के ज़रिए लोड को ट्रांसफ़र किया। इतनी देर के अंदर हुकूमत ने कफ़ायत शारी के ज़रिए अपनी पेटी कस के अपने जो अखराजात हैं उसके अंदर दोबारा रिकैलिब्रेशन करके, रीअप्रोप्रिएशन करके, जो आपकी मुनाफा बख्श SOEs हैं उनसे टैक्स या उनसे वसाइल इकट्ठे करके आपने एक वॉर चेस्ट बनाया, जिसके ज़रिए आपने 3-4 हफ्ते उस प्राइस इंक्रीज़ को एब्जॉर्ब किया, और जिसका हुजम आज तक तकरीबन 129-130 अरब रुपए हो चुका हुआ था। और जब आपने ये किया तो उसके अंदर एक और मसला जो अराइज़ हुआ वो ये था कि आप जैसे मेरे जैसे लोग जो बड़ी बड़ी गाड़ियों में फिकते हैं वो इस सब्सिडी से, इस रिलीफ से ज़्यादा फ़ायदा उठा रहे थे बनिस्बत उसके कि जो एक मोटरसाइकिल पे शख्स रोज़ 1 लीटर का इस्तेमाल करके अपने दफ्तर जाता है, बाइज़्ज़त हलाल की रोज़ी कमाने की कोशिश करता है और उसके बाद वापस आता है, तो उसके लिए रिलीफ कम थी, और अमीर जो वसाइल रखता था उसके लिए रिलीफ ज़्यादा थी। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया, क्योंकि उसके जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं, जो इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, जो उसकी बैनुल-अक़वामी जो उसके वादे और कमिटमेंट्स हैं, उनके तहत उन्होंने कहा कि आप अपने सब्सिडी के फोकस को शार्पन करें और सिर्फ कमज़ोर तरीन लोग जो हैं उनको रिलीफ उनकी तरफ दें, क्योंकि आपके पास इतने वसाइल नहीं हैं, आप तो ऑलरेडी IMF प्रोग्राम के अंदर हैं। तो आप सूबों के साथ बैठ के आप एक नेशनल सब्सिडी प्रोग्राम बनाएं, जिसको पेट्रोल की कीमत के साथ रोल आउट किया गया और उसके बाद प्राइस ट्रांसमिशन को आगे लेके चला गया। अब आपने कहा कि जी आपकी कीमत पेट्रोल के अंदर क्यों थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, और क्यों डीज़ल के अंदर आज भी पाकिस्तान के अंदर एक रीज़नेबल कॉस्ट के अंदर ईंधन मुहैया हो रहा है। उसमें मैं डॉक्टर साहब गुजारिश ये करूँगा, डीज़ल जो है वो आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसके अंदर बड़ा भरपूर उसकी कंजम्पशन इस महीने के अंदर होने जा रही है, क्योंकि हार्वेस्टिंग और सारे का सारा जो आपकी कटाई का सिलसिला है वो इस महीने के अंदर चलना है। तो हुकूमत ने ये फ़ैसला किया कि जो पेट्रोलियम लेवी है जो तकरीबन 55 रुपए के करीब थी डीज़ल के ऊपर, बेस्ड ऑन द कमिटमेंट्स विद IMF एंड द अदर डेवलपमेंट पार्टनर्स, क्योंकि हमारे पास शायद टैक्सेशन के इतने वसाइल नहीं है कि हम ये नॉन टैक्स रेवेन्यू के अलावा भी इस निज़ाम को चला सकें। तो हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि ये 55 रुपये लीटर का लोड भी आप पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट करेंगे, और जो कमज़ोर तरीन तबकात हैं उनको कैश सब्सिडी के ज़रिए, जिसके नाम पे उसकी मोटरसाइकिल होगी, उसको ई-वॉलेट के ज़रिए, जिस तरह से बड़े अच्छे अंदाज के अंदर, एहसन अंदाज के अंदर आपने रमज़ान रिलीफ पैकेज चलाया था, उस तरह से उसको कुशन कर देंगे। पर क्योंकि ये एग्रीकल्चर के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर, लॉजिस्टिक्स के अंदर, पाकिस्तान रेलवेज़ के अंदर डीज़ल को, जिसके अंदर कई गुना की इंक्रीज़ आई है, उसको कुशन करना है, तो आपने ये लेवी का लोड पेट्रोल के ऊपर ट्रांसफ़र किया, और उसके बाद कमज़ोर तरीन तबकात को, लेवी को आपने इंसुलेट किया, क्योंकि 100 रुपये लीटर आपने उनको सब्सिडी दे दी, और उसके बाद 20 लीटर, क्योंकि तकरीबन अगर 20 वर्किंग डेज इन अ मंथ हैं, आपको 1 किलोमीटर रोज़ उसका 1 लीटर खर्च होता है, जिसका मतलब 50-60 किलोमीटर का उसका कम्यूट है, तो आपने वो गरीब आदमी को कम्यूट करके ये मोटरिस्ट के ऊपर लोड डाल दिया। क्योंकि इसी से 2-3 चीज़ें जो हैं मैं जानना चाह रही हूँ। एक तो आपने कहा कि डीजल
की जो है वो डीजल का लोड जो है यहाँ पे शिफ्ट किया और ट्रांसपोर्टर्स के लिए ट्रांसपोर्टर्स है, रेलवे है, उसमें जो है वो ताकि इजाफा ना हो। लेकिन इस वक्त आप आई एम श्योर यू मस्ट बी अवेयर कि औसतन अगर देखा जाए तो ट्रांसपोर्टर्स ने 1000 रुपया किराया औसतन जो है वो बढ़ा दिया है, कई जगह 4-4, 5-5 हज़ार भी बढ़ा दिया है। वन, क्या उसकी कोई अकाउंटेबिलिटी जो है वो होगी, उनको किस तरह इन चेक रखा जाएगा, एक ये सवाल। दूसरा, क्योंकि आपने जो मोटरसाइकिलिस्ट हैं उनके बारे में बात की, तो वो प्रोसेस ज़रा प्लीज़ समझा दीजिए, जो इस वक्त आवाम आपको देख रहे हैं, जो आप ई वॉलेट की बात कर रहे हैं, उस पर कैसे रजिस्टर करना है और क्या करना है, ये दोनों चीज़ें। जी डॉक्टर साहिबा, मैं पहले डीजल के ऊपर आ जाता हूँ। देखें, 2-3 काम किए गए। अगर ये इंटर सिटी जो हमारे लोग, हमारे भाई जो तकलीफ़ के अंदर हैं, जो कम्यूट करते हैं, अगर उनकी तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्या किया गया, वो मैं 2-3 चीज़ें बता देता हूँ। वो इस तरह से है कि जो रेलवेज़ है और ख़ास तौर पे लोअर क्लास के जो पैसेंजर होंगे, उनके फेयर्स को फ़िक्स रखने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने टारगेटेड रिलीफ पीएसओ के ज़रिए पाकिस्तान रेलवेज़ को दी कि आप उसके जो है फेयर के अंदर कोई तब्दीली ना करें, क्योंकि बहुत से लोग हमारी रूरल इकॉनमी से शहरों का रुख करते हैं, वहाँ पे अपनी बाइज़्ज़त रोज़ी कमाते हैं और उसके बाद हफ्ते के बाद, महीने के बाद वापस घर में जाके अपने ख़ानदान के साथ मुलाकात करते हैं, तो उसको इंसुलेट किया गया। इसके अलावा जो इंटर सिटी शहरों के दरमियान जो आपकी बड़े बसें चलती हैं, उनको फेडरल हुकूमत ने तकरीबन 1 लाख रुपए की सब्सिडी माहाना उनको ग्रांट की है, जो हर महीने जिसके अंदर उसको रिव्यू किया जाएगा। और इसके साथ साथ सूबाई हुकूमतों को कहा गया है कि ट्रांसपोर्टर्स के साथ इंगेज करके उनसे बात करें कि अगर इसके बियॉन्ड भी उनको कोई कॉम्पनसेट करना पड़ता है, जिसके ऊपर आपने देखा होगा वज़ीर आला सिंध ने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली है, बाकी के सूबे भी उसके ऊपर आपको अमल दरामद करते नजर आएंगे कि वो उसके अंदर टॉप अप करें, क्योंकि वफाकी हुकूमत तो तकरीबन 150 अरब अब तक खर्च चुकी है। वो 200 अरब की जो कमिटमेंट सूबाई हुकूमतों की है इस ऑयल शॉक के अगेंस्ट, वो वहां से उसको मैनेज करें और किरायों को कंट्रोल में रखने की। प्रॉब्लम यहाँ पे मुनाफाखोरी जो है ना, उस पे एक दफा बढ़ जाता है तो नीचे नहीं आता। मुनाफाखोरी को किस तरह रोकेंगे प्राइवेट ट्रांसपोर्टर्स के? नहीं डॉक्टर साहब, नहीं, देखें डॉक्टर साहब, वो तो ट्रांसपोर्ट के महकमे सूबाई हुकूमतों में मौजूद है ना। कोई भी बस जो प्लाई करती है 2 शहरों के दरमियान, वो रूट परमिट के बगैर तो नहीं कर सकती। वहां पे तो इन्फोर्समेंट का मामला आ जाता है, तो वो हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर यकीनन करेंगे। तो ये एक पहलू है जो मैंने आपसे इंटर सिटी ट्रैफिक की बात की, जो यहाँ पे गरीब अवाम के लिए, जो आपके मुस्तहिक, जो इस रिलीफ के हकदार हैं, उनके लिए। अब जो इंटर सिटी है, देखें इंट्रा सिटी सॉरी, जो शहर के अंदर लोग कम्यूट करते हैं, आप जानती हैं वज़ीर आज़म साहब ने इस्लामाबाद के अंदर फेयर्स अपने जो हैं मेट्रो के वो रिलैक्स करके, बल्कि उसको बिल्कुल महीने के लिए उसको फ्री कर दिया है। इसी तरह के इक़दाम पंजाब हुकूमत भी लेने जा रही है, वो भी आपको ऑरेंज ट्रेन और अपनी मेट्रो एंड इंट्रा जो आपकी सिटी जो ट्रैफिक है उसके ऊपर रिलीफ देने जा रही है। इसी तरह के और भी बहुत से इक़दाम आप देखेंगी जिससे हम टारगेटेड रिलीफ, क्योंकि हम वो 50-60 अरब रुपए, शायद हमारे पास इतने वसाइल नहीं है। वजीर आजम साहब ने कोशिश की कि 3-4 हफ्ते उसको रोक के रखते, पर इतने वसाइल नहीं है कि हम 60-60, 70-70 अरब हफ्ते का ब्लैंकेट सब्सिडी, जिसका ज्यादा फायदा मैं और आप उठा रहे हो और आपका कैमरामैन कम उसका फायदा उठा रहा हो, इसको आगे लेके चल सकें। हेंस द पिवट इज फ्रॉम आपका ब्लैंकेट सब्सिडीज टूवर्ड्स टारगेटेड रिलीफ, और टारगेटेड रिलीफ के अंदर कमजोर तरीन तबकात, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, और इसके साथ साथ जो आपके जो वल्नरेबल सेगमेंट्स हैं उसके ऊपर सारे वसाइल का रुख किया जाएगा, वाइल रिमेनिंग विद इन द कन्फाइंस ऑफ आवर ओन IMF प्रोग्राम। साहब जरा जो तरीकाकार है, जो आपने alluding towards the e-wallet, अगर आप उसका तरीकाकार बता दें कि किस तरह जो है इसको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाएगा, जो इस वक्त आपको सार्फिन देख रहे हैं वो किस तरह इससे मुस्तफीद हो सकते हैं, क्या उसका तरीकाकार होगा? डॉक्टर साहिबा, इसका मेरे ख्याल से मंडे से इसका डिस्पर्समेंट भी शुरू हो जाएगी, और उसके ऊपर IT मिनिस्ट्री जो हमारी वज़ीर हैं शज़ा ख्वाजा साहिबा, वो अभी थोड़ी देर में, या शायद उन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली हो, वो आवाम के आगे आके जो रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह से जिस तरह आपने रमज़ान के अंदर प्राइम मिनिस्टर के रिलीफ पैकेज को देखा, आप रजिस्ट्रेशन का पैकेज करेंगे, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी मोटरसाइकिल का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो डालना होगा, और आपको उसके मुताबिक, अगर आपका कोई बैंक अकाउंट ऑलरेडी मौजूद है, उस अकाउंट के साथ रास्त अकाउंट
موجود ہے تو اس کے تھرو پیسے جو 20 لیٹر 1100 روپے لیٹر, جس کا مطلب 2000 روپے آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو جائیں گے, اور آپ اپنی تسلی کے ساتھ جس مرضی پیٹرول پمپ سے ڈلوا کے آپ اپنے جو اس بوجھ کو, یقیناً اس کے باوجود بھی تکلیف آئی ہے, وہ آپ اس کو, حکومت اس کو کم کرنے کی کوشش کرے گی. اور اگر آپ کے والیٹس وہاں پہ نہیں بنے ہوئے تو اس کے بھی رجسٹریشن کا ایک پروسیس آسان ترین طریقوں میں جو آپ اپنے موبائل کے اوپر بیٹھ کے کر سکتے ہیں وہ کیا جائے گا, اور آپ کی ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن کا سارا ڈیٹا اسی طرح ہمارے پاس آ چکا ہوا ہے, اور یہ پیسے اسٹیٹ بینک کے ذریعے آپ کو ایک آدھے دن میں منڈے سے ڈسپرس ہونا شروع ہو جائیں گے. اور اسی طرح ٹرکوں کا بھی جو ہے بالکل معاملہ آپ کے سامنے, جو ٹرک اور جو بس اونرز ہیں ان کے ساتھ بھی آگے چلا جائے گا, پروونشل گورنمنٹس بھی انگیج کریں گے. تو کسی جگہ کے اوپر آپ نے جو دنیا کے اندر جو آپ نے دیکھا ہے کہ بد انتظامی کے پیٹرول پمپوں کے اوپر لڑائی ہو رہی ہے, مار کٹائی ہو رہی ہے, ریشننگ ہو رہی ہے, کچھ نہیں ہوگا. لوگوں کو گھر میں بیٹھ کے ہم حکومت کی امداد کے پہنچ جائے گی, اور آپ اس کے مطابق اپنے گھر کے قریب ترین جو آپ کا پیٹرول پمپ ہوگا اس سے ایندھن آپ حاصل کر سکیں گے. when I started off I was talking about جو ناقدین ہیں, جو کرٹکس ہیں, وہ اس وقت یہ بھی بات کر رہے ہیں کیونکہ کل ہی خبر ساتھ ساتھ آ گئی جی, ایف بی آر کا جو شارٹ فال ہے وہ 610 بلین کا جو ہے وہ اب تک کا شارٹ فال ہے, اور ساتھ یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی ہمیشہ یہ پرائسز اسی طرح بڑھائی جاتی ہیں کیونکہ اس شارٹ فال کو کور کرنے کا یہ آسان طریقہ ہے. ٹو تھنگس, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایف بی آر آپ کی توقعات کے مطابق جو ہے پرفارم کر رہا ہے, یا جس طرح ایک روایت چل رہی تھی پچھلے کئی دہائیوں سے اسی طرح انڈائریکٹ ٹیکسیشن پہ جو ہے وہ انحصار ہے, ایزی ٹارگٹ جس میں مطلب فیول کا بڑھا دی, پی ڈی ایل بڑھا دیا, یا ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو سیلریڈ کلاس ہے اس پہ جو ہے وہ ٹیکسز لگا دیے. آر یو سیٹسفائڈ ود دی وے دی ایف پی آر از پرفارمنگ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, میری تو اس میں اطمینان کا اس میں کوئی میرے خیال سے کوئی زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, پر بنیادی بات یہ ہے کہ ایف بی آر نے جو خود اپنے بجٹ کے ذریعے جو ٹیکسیشن کے ٹارگیٹس رکھے تھے یقیناً وہ میٹ نہیں ہو رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے وزیر اعظم صاحب نے جو وہاں پہ ایک کنٹینجنسی فنڈ بھی بجٹ میں رکھا تھا تقریباً 300-400 ارب روپے کا, وہ بھی شاید ہمیں سرنڈر کرنا پڑا کیونکہ ہمیں آئی ایم ایف کے فریم ورک کے اندر رہنا ہے. کیونکہ ڈاکٹر صاحبہ وہ ہم نے آئی ایم ایف کا فریم ورک چیلنج کر کے جو اس کا نتیجہ نکلتا ہے وہ بھی ہم نے 2022 میں دیکھ لیا, تو یقیناً وہ ایک چیلنج ہے. اور اس کے بعد آبویسلی اگر آپ ڈائریکٹ ٹیکسیشن, آپ دکاندار اور جو لوگوں کی آمدنیوں کے مطابق ان کو اگر آپ ٹیکسیشن کے اندر نہیں لے کے آئیں گے تو یو ول ہیو ٹو گو ٹورڈز indirect taxation which is easier but is also regressive at the same time. تو I accept that, but this increase ڈاکٹر صاحبہ جو ہو رہی ہے اس کے اندر پیٹرولیم لیوی کا جو بھی ٹارگٹ آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ طے کیا تھا وہ تقریباً 1400-1500 ارب سال کا تھا, اور اس کے اندر 80 روپے لیٹر آپ کو ایندھن اپنا پیٹرول اور ڈیزل دونوں کے اوپر برابری کے ساتھ رکھنا تھا, کیونکہ تقریباً یہ 300 پلس ڈیزل کی جو آپ کی امپورٹڈ کاسٹ ہے ان ٹرمز آف ڈالرز پر بیرل پہنچ گئی ہے فرام $80-90, تو آپ نے اس کو کوشن کرنے کے لیے جو صرف ایک تھوڑی سی رد و بدل کی ہے وہ یہ ہے کہ آپ جو آپ کا 80 روپے یا 55 روپے, کیونکہ کچھ اس کو اندر ریڈکشن پچھلی دفعہ بھی کر دی گئی تھی, اس کو آپ نے ڈیزل سے اٹھا کے پیٹرول کے اوپر کیا, جس کے اندر پیٹرول کے اندر زیادہ انکریز نظر آ رہی ہے, بٹ جو اوور آل ٹارگٹ ہے ہیز ناٹ چینجڈ. بٹ کہ جی ایف بی آر اپنے ٹارگٹ کیوں نہیں کر پا رہا میٹ, اور اس کی وجہ سے کنٹینجنسی فنڈ کیوں سرنڈر کرنا پڑا, اور ہم نے اسی بجٹری فریم ورک کے اندر کیوں پی ایل کے اوپر انحصار کیا, وہ ایک بڑا فنڈامنٹل کویسچن ہے. اینڈ آئی تھنک لاٹ مور نیڈس ٹو بی ڈن, اور اس پہ کوشش ہو بھی رہی ہے. بٹ ڈاکٹر صاحبہ گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر بھی ہم سب کو اپنی ذمہ داری احساس کرتے ہوئے معیشت کے اندر جو ہمارا اپنا حجم ہے ہر شعبے کا, معیشت کے اندر اگر ایگریکلچر سیکٹر جو ہے وہ 20-25% معیشت کے اندر حصہ رکھتا ہے تو یہ نہیں ہو سکتا کہ ٹیکس کے اندر ڈائریکٹ ٹیکس کے اندر اس کا حصہ 1% سے کم ہو. تو all of us are to be blamed, more so me than you, کیونکہ ہم حکومت ہیں, ہمیں اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے, ہمیں ریٹ آف دا گورنمنٹ ایکسرسائز کرنی چاہیے. بٹ دس از اے فنڈامنٹل چینج جو آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ آؤٹ کیا, دیٹ وی ہیو ٹو میک, دیٹ ہم انڈائریکٹ ٹیکسیشن سے ہٹ کے ڈائریکٹ ٹیکسیشن کی طرف جائیں. کمنگ بیک ٹو ریجنل پرائسز, بیکاز ریجنل پرائسز پہ بہت بات ہو رہی ہے. آپ نے یو جسٹ اسپوک اباؤٹ کہ ہم نے ایونیوز, دوسرے ایونیوز جو ہیں وہ تلاش کرنے کی کوشش کی, آلٹرنیٹیو ایونیوز, جہاں رشیا کو, ایران کو جو ہے وہ ایک ریپریو دی جا رہی ہے, الاؤ کر دیا گیا ہے, بھارت کو یہ ریپریو جو ہے وہ دی گئی ہے امریکہ کی جانب سے. سوال یہ بھی ہو رہا ہے کہ کیا ہم اس کو اویل نہیں کر سکتے کہ ہماری پرائسز بھی جو ہیں
وہ شاید پھر اتنی خاطر خواہ جو ہے وہ نہ بڑھیں جتنی اس وقت جو ہے وہ بڑھ گئی ہیں. شاید اتنا بوجھ نہ آئے اگر ہمارے پاس بھی یہ آلٹرنیٹیوز اویلیبل ہوں. از دیٹ انڈر کنسیڈریشن؟ اچھا ڈاکٹر صاحبہ، یہ جو ایران اور رشیا کے تیل کے اوپر اوفیک جو سینکشن رجیم رن کرتا ہے، انہوں نے جو ایگزیمشنز دی ہے، میں آپ سے صرف یہ گزارش کروں گا، انہوں نے صرف اس تیل کے اوپر دی ہے جو سمندر کے اوپر موجود تھا اور سٹرینڈڈ تھا، اور ایک پرٹیکولر ونڈو کے اندر آپ اس کو منگوا سکتے ہیں. اب ایران کے لیے اور جو رشیا کی جو صورتحال ہے وہ تھوڑی سی مختلف ہے، کیونکہ جو رشین کروڈ ہے وہ بنیادی طور پہ ہیوی کروڈ ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر اپنی ریفائنریوں کے اندر لے کے آئیں گے تو اس میں سے تقریباً 50-60% جو ہے اس کے اندر فرنس آئل پروڈیوس ہوتا ہے، اور جب یہ فرنس آئل پروڈیوس ہوگا تو آپ اس کو مقامی طور پہ استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک وہ آپ نے ریزیلینس فیسلٹی IMF کے ساتھ سائن کی ہوئی ہے جس کے مطابق 80,000 کے قریب تقریباً پر ٹن اس کے اوپر ایک ڈیوٹی لگی ہوئی ہے. تو آپ کو اس کو نقصان پہ باہر ایکسپورٹ کرنا پڑتا ہے اور آپ اس کی جو وائبلٹی ہے وہ اس سے تبدیل ہو جاتی ہے. جہاں تک ایرانین آئل آن سی کی بات ہے، ہم اس کو بالکل دیکھ رہے ہیں، پر جو سینکشن فری ایرانین آئل ہے اس کے اندر کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ہے. تو اگر ہمیں اسی قیمت کے یا اس سے بہتر کی قیمت کے اوپر سعودی عربیہ سے جو سالہ سال سے ہمارے پاس جہاں پہ ہماری ریفائنریوں سے تیل آ رہا ہے، اگر ہمیں وہ یانبو پورٹ سے مل رہا ہے، تو آئی ڈونٹ تھنک دیر از اے ہیوج انسینٹو فار اس ٹو شفٹ. بٹ ہم بالکل اس کو دیکھ رہے ہیں، سیمپلز منگوا لیے ہیں، اس کے اسے جس کے اندر اس کی اسپیسیفیکیشنز ہوتی ہیں ساری کی ساری تیل کی، وہ نیشنل ریفائنری نے، پاکستان ریفائنری نے اس کو ریویو کر رہی ہے، اینڈ وی ول ڈو واٹ ایور اٹ ٹیکس ٹو ریڈیوس دا کاسٹ آف دا فیول. بٹ بنیادی چیز یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ ہم ایک بڑا حصہ ایندھن کا امپورٹ بھی کرتے ہیں. ڈیزل تقریباً 30% ریفائنڈ شکل میں ہم امپورٹ کرتے ہیں، پیٹرول تقریباً 70% میں کرتے ہیں. تو اس کا تو کروڈ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نا، وہ تو بین الاقوامی منڈی میں جو پلیٹس کا ریٹ چلتا ہے اس کے مطابق آپ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں. اس کے اوپر پھر پریمیم ایڈ ہوتا ہے، اس کے اوپر اس کی ڈیوٹیاں اور ٹیکس ایڈ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ڈالر کا ریٹ کہ جی کس ریٹ پہ اسٹیٹ بینک آپ کو فورن کرنسی دیتا ہے اس سے کیلکولیٹ ہوتا ہے، اینڈ all the other things flow from that. تو کاش یہ اتنا آسان ہوتا، پر میں آپ سے یہ یقین دہانی کراتا ہوں پرائم منسٹر شہباز شریف is exploring, he is not leaving any stone unturned to reduce the cost. اور اس کے اندر جو ہم نے یہ جو unconventional market سے let us frame it in that manner، اس سے جو ہم اپنی سپورٹ لے سکتے ہیں وہ بالکل لے کے اس نظام کو آگے چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. سب کے ذہنوں پہ جو سوال اس وقت آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے مطلب ایک مہینہ پہلے جب یہ پرائسز بڑھی تھیں تو اس وقت یہ بہت بڑا جھٹکا تھا. کل رات کو جب یہ مزید پرائسز بڑھی تو obviously ایک اور جھٹکا لگا. اب سوال یہ ہے کہ جب سے یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جو ایسٹر پہ جو تقریر کی ہے اس کے بعد obviously مارکیٹس جو ہیں وہ اور زیادہ والیٹائل ہوئی ہیں، پرائسز بڑھی ہیں اور 2-3 ہفتوں کا وہ تذکرہ کر رہے ہیں. اینڈ اگین جنگ شروع ہو جاتی ہے، ختم کرنے کا کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ ختم کیسے ہوگی اور کب ہوگی، کوئی ٹائم لائن نہیں دیے جا سکتی. یہ جنگ اگر پرولونگ کرتی ہے، خدا نہ خواستہ، میں تو خدا نہ خواستہ ہی کہوں گی، تو تب ہماری حکمت عملی کیا ہوگی، ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے بالکل ٹھیک ایک خدشے کی طرف نشاندہی کی ہے. اور جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب اپنی تقریر کی تو اس کے بعد ایک ہی دن ڈیزل کی قیمت $232 پر بیرل سے اٹھ کے $285 پر بیرل کے اوپر ایک دن کے اندر چلی گئی تھی. تو یقیناً یہ خدشات موجود ہیں، اور آج اس قسم کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ شاید کویت کی کسی ریفائنری کے اوپر ایران نے کوئی حملہ وغیرہ بھی کیا. اللہ کرے یہ خبریں غلط ہوں، پر پاکستان جیسا ملک جو ایندھن امپورٹ کرتا ہے اس کے پاس زیادہ کوئی گنجائش نہیں ہے. اسی لیے وزیر اعظم صاحب نے فائنانس کی ٹیم کو، اور شاید فائنانس منسٹر صاحب اب جب کیونکہ SLA ہو چکا ہوا ہے اور اب وہ IMF کی سپرنگ میٹنگز کے لیے جب ٹریول بھی کریں گے، آئی تھنک ہی از گوئنگ نیکسٹ ویک یا چند دنوں کے اندر امریکہ جائیں گے، تو یو ول ہیو ٹو انگیج ود دی لینڈرز کہ دیکھیں یہ اتنا بڑا ایک ایگزوجنس شاک آ رہا ہے کہ $80 کی چیز $300 سے زیادہ کی ہو گئی ہے.
تو آپ کیا یہ سارے کا سارا بوجھ عوام کے اوپر ٹرانسفر کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے بجٹری فریم ورک کو تھوڑا سا ریلیکس کریں گے؟ کیا آپ جو پرائمری سرپلس کی کنڈیشن آپ نے 1.6% کی رکھی ہوئی ہے ٹو جی ڈی پی, اس کو ریلیکس کر کے آپ کیا پرائمری ڈیفیسٹ کی اس کو, یہ پرائمری سرپلس کی اس کو آپ ریلیکس کر کے نیوٹرل کر سکتے ہیں, زیرو کر سکتے ہیں, یا تھوڑی ڈیفیسٹ کی الاؤنس دے سکتے ہیں؟ اس کے اندر کیا آپ اس کے اوپر جو ایندھن کے اوپر آپ نے پی ایل لگایا ہوا ہے اس کو کوئی گھٹانے کی گنجائش دے سکتے ہیں, ٹارگٹ ریلیکس کر سکتے ہیں کہ آپ کسٹم ڈیوٹی جو ڈیزل کے اوپر ہے اس کو کم کر سکتے ہیں. سو آل دس ڈسکشن از آلریڈی ہیپننگ, بٹ میری گزارش صرف یہ ہوگی ڈاکٹر صاحبہ, اٹ از پینفل, آئی کین اونلی اپولوجائز, بٹ جو دوسرا رستہ ہے وداؤٹ انگیجنگ ود دا ڈیولپمنٹ پارٹنرز, اگر آپ اس سارے نظام کو چیلنج کریں گے تو آپ بالکل اسی جگہ پہ پہنچ جائیں گے جہاں پہ آپ نے عمران خان صاحب نے آپ کو دیوالیہ پن کے نہج پہ دھکیلا تھا, اور اس کے بعد مہنگائی کا جو طوفان آئے گا اس کو کوئی نہیں روک سکے گا, اس کے سامنے یہ تکلیف کچھ بھی نہیں ہوگی. آئی نو اٹ از ڈیفیکلٹ ٹو انڈرسٹینڈ, بٹ کیا کہتے ہیں, ہم نے وی ہیو سین دس, اور ہم نے سری لنکا کے اندر بھی دیکھا ہے کہ جب ڈیفالٹ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے. تو پلیز اس وقت آج اتحاد اور ہمیں ڈسپلن درکار ہے. The government is doing everything that it possibly can, but we cannot compromise the IMF framework because ہماری ایک external account کی ایک obligations ہیں which cannot be financed with the IMF certificate, without the IMF clean bill of health. تو ہم اس نظام کو بڑی ذمہ داری کے ساتھ آگے لے کے چلنا چاہیے, and that is exactly what we are trying to do. ہمارے ملک میں نا ایک وتیرہ ہے کہ اگر ایک چیز بڑھ جائے تو وہ نیچے نہیں آتی. ہمیشہ ہم نے دیکھا ہے کہ آئل کی پرائسز جو ہیں, کروڈ آئل کی, اور یہ آپ کے دور حکومت میں نہیں, ہمیشہ ہر دور حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ یہ اتار چڑھاؤ تو آتا رہتا ہے. وہ جب چڑھاؤ آتا ہے تو فوراً چیزیں جو ہیں وہ بڑھ جاتی ہیں, خواہ وہ پیٹرول کی پرائسز ہوں لوکلی, خواہ وہ ٹرانسپورٹ کے کرائے ہوں, وٹ ایور جو بھی. لیکن جب وہ چیزیں نیچے کی طرف جاتی ہیں تو میں نے آج تک چیزیں نیچے جاتے نہیں دیکھا. اور پھر ایک پرسیپشن یہ ہے کہ چلیں یہ تو اب جو انیشل شوق آنا تھا عوام اس سے یوز ٹو ہو گئی ہے, اور اگر یہ ریونیو آ رہا ہے حکومت کی کٹی میں تو ٹھیک ہے, اب اسی طرح لیٹ تھنگز گو ایز دے آر. پرائسز اگر نیچے جاتی ہیں وین اینڈ ایف, انشاءاللہ آئی ہوپ دیٹ سونر دین لیٹر, کیا حکومت ریوائز کرے گی پچھلے ریٹ پہ اگر پرائسز ڈراسٹکلی نیچے جاتی ہیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر کبھی اس قسم کا بڑھاوا ڈالر ٹرمز کے اندر جو آپ اپنی موبائل کی سکرین پہ نکال سکتی ہیں, دبئی کے خام تیل کی قیمت کے اندر آیا تھا کہ وہ $170 کا ہو جائے. میرا نہیں خیال کہ پاکستان کی اپنی تاریخ کے اندر کبھی ڈیزل کا پلیٹس کا ریٹ $280-90 پر بیرل کے اوپر گیا تھا. تو اس لیے یہ یقیناً بے پناہ تکلیف ہے جس کے لیے میں تو معذرت ہی کر سکتا ہوں نا, بٹ یہ کوئی حکومت اپنے لیے تو پیسے نہیں اکٹھے کری, سے ایندھن باہر سے آپ کو امپورٹ کر کے لوگوں کے لیے آپ کو مہیا ہی کر رہی ہے نا. تو گزارش یہ ہے کہ اس کے اندر جو پرائس کا فریم ورک ہے, یہ میرا آپ سے وعدہ رہا کہ اس کے اندر 3-4 بنیادی جز ہیں. آج ڈیزل $285 کا ہے, $90 کا ڈیزل اگر واپس ہوتا ہے تو کیا یہ 28 فروری والی قیمتوں کے اوپر ڈیزل چلا جائے گا کہ نہیں چلا جائے گا؟ یو کین ہولڈ می ٹو دیٹ اکاؤنٹ پرووائڈیڈ کہ آپ کے ایکسچینج ریٹ کے اندر اور باقی معاملات کے اندر کوئی رد و بدل نہ ہے. بٹ دیکھیں اس کے اندر کوئی ڈاکٹر صاحبہ کوئی زیادہ کوئی کمپلیکیٹڈ کام نہیں ہے. اس کے 4 بنیادی جز ہیں. پلیٹس کا ریٹ کیا ہے جو سنگاپور کے اندر S&P ریلیز کرتا ہے, آپ اپنے موبائل پہ دیکھ سکتی ہیں. پلیٹس کا پریمیم کیا ہے جو جنگی صورتحال ہے, کیا مارکیٹ ٹائٹ ہے, کیا مارکیٹ اویلیبل ہے, اس کے مطابق بھی آپ اپنے فون پہ دیکھ سکتی ہیں. تیسرا چیز جو اسٹیٹ بینک کے ویب پیج کے اوپر آپ ڈالر کس ریٹ پہ مہیا کرتی ہیں. چوتھی چیز یہ کہ حکومت نے اس کے اوپر ٹیکسیشن کتنی کی ہوئی ہے, جو PL کی شکل کے اندر یا کاربن سپورٹ لیوی کی شکل کے اندر ہر ایک بچے کو پتا ہے کیونکہ وہ IMF کے MEFP کے ڈاکیومنٹ کے اندر لکھا ہوتا ہے. تو آپ جب یہ واپس ہو اور حکومت اپنی عیاشیوں کے لیے یا اپنی کوئی اخراجات کے لیے وہ کمی آگے ٹرانسفر نہ کرے تو بالکل میں آپ کا قصوروار ہوں. پر آج جب آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت بھی کفایت شاری کر رہی ہے, اخراجات میں کمی کر رہی ہے, ترقیاتی فنڈ کاٹ رہی ہے, منافع بخش SOE سے پیسے لے رہی ہے, اور اس کے باوجود بھی سٹرگل کر رہی ہے کہ جی یہ قیمت کو ہم کس طرح سے میٹ کریں, تو اس وقت تو میرے خیال سے دس کرٹیسزم از سلائٹلی انپروپریٹ. بٹ یہ وعدہ رہا اگلے ویک یہ قیمت $90 کے اوپر آ جاتی ہے ڈیزل کی, پلیٹس کی $1 پر بیرل, تو بالکل 28 فروری اور 1 مارچ کے اوپر آپ کا جو ریٹ تھا ڈیزل کا اسی کے اوپر ایک دن ضائع کیے بغیر شہباز شریف صاحب کو آپ کا یہ ساتھی, آپ کا یہ دوست یہ سفارش بھیجے گا کہ اس کو قیمتوں کو فوراً گرا کے عوام کو دوبارہ ریلیف دیا جائے.
कैवियट डाली वो ऑब्वियसली आपने कहा कि अगर एक्सचेंज रेट में कोई जो है वो कोई रद्दोबदल नहीं होती। अब खबरें तो ये भी आ रही हैं कि करेंसी को आईएमएफ के कहने पे शायद डी वैल्यू किया जा रहा है, तो ऑब्वियसली वो चीज़, वो भी खदशात जो हैं वो लाहक है। इस पे अगर आप कुछ आवाम को बताना चाहें या इस पे अगर आप कोई तबसरा देना चाहें। देखें पहली बात तो ये कि डॉक्टर साहिबा आईएमएफ की डिमांड है कि नहीं है मुझे नहीं मालूम, मगर मुझे ये पता है कि हमारे एक्सटर्नल अकाउंट के ऊपर बेपनाह चैलेंजेस हैं और हमें हर वो चीज़ करनी चाहिए जिससे हम अपनी एक्सपोर्ट को कंपैरेटिव और इंपोर्ट को डिस्करेज कर सकें। और उसमें प्राइस ट्रांसमिशन जिस तरह से तेल की कीमत में हो रही है, लोग उसके बाद अपना इस्तेमाल सोच समझ के करेंगे, थोड़ी सी किफ़ायत शारी करेंगे, तो इन सारी चीज़ों के ज़रिए आपको अपने एक्सटर्नल अकाउंट के अंदर बैलेंस लाना है, बिकॉज दैट इज़ द बुनियादी जो फॉल्ट लाइन पाकिस्तान की मीशत के अंदर है कि हमारे पास वो वसाइल ही नहीं है। हम 16 अरब डॉलर और उसके अंदर भी दोस्तों से मांग तांग के हमने वो इकट्ठे किए हुए, हमारी एक्सपोर्ट आज भी 30-32 बिलियन डॉलर के ऊपर स्ट्रगल करती है, जो 10% जीडीपी से भी कम है। और दुनिया के अंदर अगर आपने एक खुददार मुल्क बन के आगे चलना है तो आपको अपनी एक्सपोर्ट को कंपेरेटिव बनाना है और इस नंबर को 15% के ऊपर लेके जाना है विजा विज जो आपकी मीशत का हुजम है। एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी रेशियो हैज टू बी टेकन अप टू 15%। तो उसके लिए जो भी दरकार होगा वो करना पड़ेगा। बट यकीन माने डॉक्टर साहिबा, अगर पेट्रोल की कीमत यहां पे वापस भी आ जाती है और आपका करंट अकाउंट डेफिसिट या आपका जो आपका एक्सटर्नल अकाउंट है कंट्रोल में नहीं होगा, तो पेट्रोल $90 का होने के बावजूद भी करेंसी क्रैश कर जाएगी। तो इट इज अ वेरी फाइन रोप दैट यू हैव टू मैनेज, एंड उसके अंदर आपके पास बड़े इंस्ट्रूमेंट्स, बड़े लीवर्स होते हैं जिसके थ्रू आप इकोनॉमिक मैनेजमेंट करते हैं। और हमेशा मेरी तो कोशिश ये हुई है कि प्रोएक्टिव बेसिस के ऊपर, ये ना हो कि हम रिएक्टिव बेसिस के ऊपर हम सिचुएशंस को रिस्पॉन्ड करें। प्रोएक्टिवली हमें इन चीजों को ट्वीट करते रहना चाहिए और अपने लिए बफर्स को बनाना चाहिए। अल्लाह करे इस क्राइसिस के अंदर हम इसको अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर सकें और अपनी मईशत को और कंपैरेटिव और डीरेगुलेशन के जरिए कंपटीशन को इसके अंदर एम्बेड कर सकें और मुल्क के अंदर जो हमारा बूम एंड बस्ट साइकिल का एक जो ये परपेचुअल एक हम प्रॉब्लम में फंसे हुए, इससे हम मुस्तकिल बिना के ऊपर बाहर निकल सकें। आई थिंक आई विल रीड बिटवीन द लाइंस, जो आप ये बात अभी कर रहे थे, आई शुड रीड बिटवीन द लाइंस कि हमने अपनी इंपोर्ट्स जो है उसको, हमने एक्सपोर्ट्स जो है उसको कंपैरेटिव बनाना है। सो दैट मींस कहीं ना कहीं ये, अब ऑब्वियसली आपका शोभा नहीं है, बट कहीं ना कहीं इसका मतलब ये कहीं डिस्कशन हो रही है करेंसी की डीवैल्यूएशन के हवाले से। बट हैविंग सेड दैट, नहीं, देखें डॉक्टर साहिबा, देखें डॉक्टर साहिबा, नो, एक सेकंड। यकीनन एक्सचेंज इज वन इंस्ट्रूमेंट। प्रोडक्टिविटी की अगर आप इंप्रूवमेंट करते हैं, दैट इज द सेकंड एलिमेंट। थर्डली, आप अपने जो बाकी कॉस्ट स्ट्रक्चर्स हैं, आप किसी के अंदर कोई ड्यूटी कम कर देते हैं, आप किसी जगह पे बिजली की अपनी चोरी को कंट्रोल कर लेते हैं, आपका बिजली का टैरिफ जिस तरह शहबाज शरीफ साहब ने 10-12 रुपए कम ही किया है ना। इसके अंदर चौथी चीज कि दुनिया के अंदर लोग अपनी एक्सचेंज रेट को क्या काम कर रहे होते हैं। यू हैव सो द टारगेट इज कि एक्सपोर्ट्स को आपने कंपेरेटिव बनाना है एंड उसको आपने इंक्रीज करना है। उसके लिए डू व्हाटएवर इट टेक्स, अदरवाइज ये आप रिएक्टिव मोड के अंदर इसी तरह फंसे रहेंगे दलदल के अंदर। इसमें अली साहब, जो इंटरेस्ट रेट की भी बात हो रही है कि गालिबन इंटरेस्ट रेट भी आने वाले दिनों में जो है उसको रिवाइज ऊपर की तरफ जो है वो किया जाएगा, उसको बढ़ाया जाएगा। इस पे अगर आप कुछ हमें बताना चाहें। देखें डॉक्टर साहबा, आज तक तो जो मार्च के अंदर जो सीपीआई के नंबर्स आए हैं वो 7-8% हैं। यकीनन विद दिस ऑयल प्राइस शॉक वो बढ़ेंगे, पर आज भी आपका रियल जो इंटरेस्ट रेट है वो पॉजिटिव है। तो यू हैव टू कीप द रियल इंटरेस्ट रेट पॉजिटिव। अगर इंटरेस्ट ये ऊपर जाएगा आपका इन्फ्लेशन, तो आपको उसको यकीनन रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, वरना बेपनाह प्रेशर, जो पहली बीमारी जिसकी तरफ आप निशानदही कर रही थी एक्सचेंज रेट, उसके ऊपर आ जाएगा। तो अगेन दिस इज वन ऑफ द मेनी instruments that are available with any finance minister. I would defer this answer to Q Block, but मेरी आपसे गुजारिश ये होगी कि इस वक्त we have to do what Prime Minister Shehbaz Sharif has said, reprioritize our expenditures, make sure कि हम एक आम आदमी को तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। उसके बाद जब हम इस ऑयल शॉक से बाहर निकलेंगे, ऑल दीज रिकैलिब्रेशंस, ऑल दीज एडजस्टमेंट्स कैन बी डन, एंड इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के जो मुफाद में होगा, आप जैसे जो मुहब्बुल वतन पाकिस्तानी होंगे उनके मशवरे के साथ इंशाल्लाह एक बेहतर रास्ता निकालने की कोशिश करेंगे। अली साहब, you and I have spoken many times about productivity के हमारे जो issues हैं कि किस तरह जो है बिजली की prices, और अभी प्राइम मिनिस्टर साहब ने कम भी किए जिस पे ताजर बिरादरी was very happy, traders जो हमारे businessmen हैं they were very happy. Yet
अभी भी हम कंपेटिटिव उस तरह नहीं है. एंड यू नो हु नोज दिस मोर देन यू, आप भी एक अपना बिजनेस जो है वो चलाते हैं, आपको भी पता है प्रोडक्टिविटी हमारी उस वजह से बहुत कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है. क्या कहेंगे उसमें क्या चीज़ें जो हैं इन दीज गिवन सर्कमस्टांसेस जिसमें आज हम खड़े हैं, उसमें प्रोडक्टिविटी किस तरह बढ़ाई जा सकती है? देखें डॉक्टर साहिबा, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक बुनियादी जुज़ होता है कि आप नई सी नई जिद्दत और नई से नई टेक्नोलॉजी अपनी प्रोडक्शन के अंदर और अपने मामलात के अंदर लेके आएँ, और उसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट भी करनी पड़ेगी. आपको जो पाकिस्तान का जो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशियो हिंदुस्तान से आधा है, 15% के करीब है, और तकरीबन 20 साल से, मैं कोई ये अपनी हुकूमत को या कोई इमरान खान को या पीपल्स पार्टी को किसी को क्रेडिट या डिसक्रेडिट नहीं दे रहा हूँ, वी हैव नॉट डन एज अ कंट्री द रिफॉर्म्स दैट द कंट्री रिक्वायर्स. जब तक आप उसको इन्वेस्टमेंट रेट को 30% के लिए नहीं बढ़ाएंगे तो आप अपनी वो प्रोडक्टिविटी की इंक्रीजेस जिस किस्म की आप लीप फ्रॉग चाहते हैं आप कर नहीं सकेंगे. और उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिवली और ये गवर्नेंस के जरिए आप चीज़ों से ज़रूर बेहतरी लेके आएंगे, बट दे विल बी इंक्रीमेंटल. तो जिस किस्म का आप स्टेप चेंज चाहती हैं उसके लिए वी हैव टू रीइमेजिन द इंटायर इकोनॉमिक लैंडस्केप, एंड उसके लिए दिस इज नॉट द टाइम. यकीनन मेरी गलती होगी, मैं माजरत भी कर सकता हूं उसके लिए, बट दिस इज नॉट द टाइम. वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कम आउट स्टैंडिंग ऑन द अदर साइड ऑफ दिस ऑयल शॉक, बिकॉज मुझे जो खदशा है वो ये है कि जिस किस्म की तकलीफ, जिस किस्म का शॉक, जिस किस्म की इंक्रीजेस तवानाई के अंदर आ रही हैं और इसकी कोई इख्तितामी डेट हमारे सामने नहीं है. बहुत से कमजोर ममालिक जो हैं अगर उन्होंने डिसाइसिवली एक्ट ना किया शायद वो बेपनाह नुकसान का सामना करेंगे इस प्रोसेस के अंदर. बिल्कुल, आई थिंक यू नो, और सबसे ज़्यादा खदशा भी यही है कि जैसे मैंने भी कहा और आप भी कह रहे हैं कोई डेट नहीं है, इसकी इख्तिताम की कोई डेट नहीं है, तो ऑब्वियसली हिकमत अमली जो है वो नज़र आ रहा है कि किस तरह जो है वो मुश्किल हो सकती है अवाम के लिए. आप अभी बात कर रहे थे ऑयल शॉक्स की, तो एक और जो हमें शॉक लगता है वो कमोडिटी शॉक्स की, जो कमोडिटी में प्राइसेस जो प्राइस हाइक होती है उसमें शॉक लगता है. Again, this is not your domain, but as someone who advises the Prime Minister, as someone you know is part of the government, जो commodities की prices जो एकदम से जो है जिसमें price hike आ जाती है, उसको government किस तरह control कर सकती है? गो के provincial government, देखिए but federal government also plays a role. एक जो क्राइसिस जो ये ईंधन के क्राइसिस से बड़ा है ना, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज के चोक की वजह से, वो फर्टिलाइज़र का है, जिसकी वजह से इंडिया के अंदर, बांग्लादेश के अंदर सारे खाद के जो प्लांट्स हैं वो बंद हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि आपकी फूड सिक्योरिटी के भी वहाँ पे खदशात आ रहे हैं. तो अगर आपकी फसलों की यील्ड्स गिरेंगी तो आप खुद सोचें कि उसके बाद फूड इन्फ्लेशन के ऊपर उसका क्या प्रेशर आएगा. तो पाकिस्तान के अंदर हमने जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब के साथ जो उनकी हिदायत के ऊपर एक काम किया है वो ये है कि डिस्पाइट अ फोर्स्ड मेजोर फ्रॉम कतर, जिसका मतलब ये है कि हमारे पास एक सवेयर कर्टेलमेंट गैस की आ रही है. हमने अपनी 10 में से 8.5 तकरीबन फर्टिलाइजर के प्लांट्स चलाए हुए हैं, और आज भी हमारे पास जो फर्टिलाइजर की अवेलेबिलिटी है वो पिछले साल से ज्यादा है. और दुनिया में जब फर्टिलाइजर की कीमत तकरीबन 15,000 रुपए बोरी हो चुकी हुई है, पाकिस्तान में 5,000 रुपए बोरी से भी नीचे है. तो आपको सप्लाई को भी ठीक रखना है, और उसके बाद ये ट्रांसपोर्ट के अंदर जो आपने डीजल की सब्सिडी दी है, इसके जरिए, लॉजिस्टिक्स के जरिए इफेक्टिव इन्फोर्समेंट जो सूबाई हुकूमतें आपको करती हुई नजर आएंगी. आपको ये जो अपनी रोजमर्रा की चीजें हैं इसके अंदर कीमतों के बढ़ावे को मिनिमाइज करने की कोशिश करनी पड़ेगी. इट इज गोइंग टू बी अगेन, जिस तरह मईशत के अंदर कोई एक सिंगुलर प्लैंक नहीं हो सकता इस पॉलिसी का, इट विल बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस इंटरवेंशंस दैट यू डू. Combination of various interventions, and I think आपका मजीद हम टाइम और नहीं लेते. I know you have to go, so but thank you very much for making time for the program, and let's just hope, मेरा ख्याल है पूरा मुल्क की, पूरी दुनिया में दुआ गो है कि ये जंग जितनी जल्दी जो है वो इख्तिताम पजीर हो, ताकि हम इस मझधार में से जो है वो निकल सकें. अली परवेज़ मलिक साहब, always a pleasure having you here with us. That's all for the program for today. We'll see you tomorrow. Good night and Allah Hafiz. दुरुस्त, हर वक्त, बार वक्त.